बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज के दो टोक में तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इस्लामाबाद से, हाई कोर्ट से, इमरान खान के हवाले से जो उनका केस है, क्या बड़ी खबर आई है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घेराव किया गया और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में अब हमें किस किस्म की मुश्किलात नजर आ रही हैं, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, एक हारे हुए लश्कर का कमांडर आज निकल आया है और निकलते ही उसने क्या वारदात डाली है, ये भी आज दो टोक बताएंगे अपने सुनने वालों को। और फिर खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी का जो प्लान तैयार किया गया, राना सनाउल्लाह ने टेलीविजन के कैमरों के सामने बैठकर इस घिनौने प्लान से पर्दा उठाया और इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है। और जो एक इंतहाई अहम शख्सियत मिलने गई खान साहब को पुलिस लाइंस में, इसकी रुदात भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। अहाता अदालत से इससे पहले कभी भी किसी की जो गिरफ्तारी है वो होते हुए हमने नहीं देखा। ये तो खान साहब थे, एक लीडर हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, इनकी गिरफ्तारी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, बल्कि आम किसी शहरी की भी अहाता अदालत से गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं होती। हमने मुतादिद दफ़ा टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कि जब कोशिश की जाती है किसी भी मुलजिम को पकड़ने की, जब उसकी ज़मानत कैंसिल होती है तो हाई कोर्ट के अहाता अदालत में से अक्सर हमने लोगों को लड़ते हुए देखा है पुलिस के साथ कि तुम यहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये एक बुनियादी असूल है जिसके ऊपर फैसला जो है वो सुनाया गया। खान साहब के हवाले से जो बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही, राय साहब, वो भी एक तरफ है, लेकिन जो पैगाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और फैसले में ये भी कहा गया कि खान साहब, आपके कारकुनान ने गुस्से में ये सब कुछ किया, जिस पर खान साहब ने कहा कि भाई मैं तो जेल के अंदर था, मुझे क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर पैगाम दिया जाए तमाम कारकुनान को कि वो खामोश रहें, एहतजाज करें, लेकिन अपने आइनी और कानूनी हद में रहते हुए। अब जो फैसला आया राय साहब, इसमें कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे इसे गैर कानूनी करार दिया, वहीं पे ये भी कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फैसला सुनाए। और वो प्रोसेस जो बायोमेट्रिक रूम से शुरू हुआ था, अब इसका आगाज वहीं से दोबारा जो है वो किया जाएगा। राय साहब, क्या ये होना था या फिर आपको लगता है कि मुल्क की सूरत हाल देखते हुए ये ख़ास पैगाम भेजा गया कि जनाब इमरान खान को ये रिलीफ दिया जाए, जो मेरी नज़र में तो कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, ये मौका ज़रूर मिल गया कि लोग जो हैं वो खामोश हो गए, सड़कें जो हैं वो खामोश हो गई, जो जिस तरह से एक अफरा तफरी थी, टारगेट किया जा रहा था इमारतों को, अब ऐसा नहीं किया जा रहा। लेकिन आपने रिहा किया, फिर नज़रबंद कर दिया और फिर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, पुलिस को तैनात कर दिया गया। तो राय साहब, आप इसे रिलीफ समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टाइम बाय किया, ये क्या हुआ है आपकी नज़र में? हाशमी साहब, ये तो एक और ट्रैप है। पीटीआई के लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला आ गया। इमरान खान साहब को ये जो 24 घंटे भी नहीं, ये कोई तकरीबन 16 घंटे मिले हैं। इमरान खान साहब ने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उनको बनी गाला जाने दिया जाए, लेकिन उनको बनी गाला भी नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी तक, उस वक्त तक इसका असर कायम रहेगा और नैब का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके ऊपर इस फैसले का असर नहीं होगा। अब ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे की नफ़ी कर दी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी तरीके से की गई। नैब के कॉल अप नोटिस के मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इन कॉल अप नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। जब इन कॉल अप नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, चीफ जस्टिस ने खुद डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद इसकी बुनियाद पर
जो गिरफ्तारी की गई ये कैसे कानूनी हो सकती है? यानी सिर्फ इस वजह से नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये गिरफ्तारी की गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए तो सिर्फ इस बुनियाद पर इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, बल्कि इससे पहले तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के कॉल अप नोटिस जारी किए गए थे उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। तो अब चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो इसी कॉल अप नोटिस की बुनियाद पर तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। अब होना तो ये चाहिए था, फैसला तो ये होना चाहिए था जो एक होम्योपैथिक किस्म का चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाया और बड़ा माजरत खाना किस्म का रवैया भी अपनाया, ये अल्फाज भी बोले कि प्लीज़ मेहरबानी करके मुज़ाकरात शुरू करें। यानी चीफ जस्टिस साहब का क्या काम है मुज़ाकरात शुरू करवाना? चीफ जस्टिस साहब का काम मुज़ाकरात शुरू करवाना नहीं है। चीफ जस्टिस साहब का काम है ब्लैक एंड वाइट में फैसला देना। ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने रिमार्क्स तो दिए कि ये गैर कानूनी नैब के कॉल अप नोटिस थे, तो होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को एक तो रिहाई मिलती, यानी ये जो उनको पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में उस हुकूमत खाने में दोबारा इमरान खान साहब को धकेला गया। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन पर आईजी इस्लामाबाद और इसी तरह वजारत दाखिला के जो ऑफिशल्स हैं इनके ऊपर तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट खुद लगाती। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ना तो आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ और ऊपर से इमरान खान साहब को ये कह दिया गया कि जी आपने यहीं पर रहना है, ना आप लाहौर जा सकते हैं और हमारा फैसले का इतलाक़ सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हियरिंग शुरू होगी उस वक्त तक होगा। इसका मतलब यह है कि खुली यानी बांध कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने राना सनाउल्लाह के सामने। अच्छा, यानी एक मौका दे दिया कि राना सनाउल्लाह अब इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद जिस तरीके से मर्जी इमरान खान साहब को गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से बाहर जिस तरह भी गिरफ्तार करना चाहते हैं कर लें। यानी जिस केस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को, उस केस को जब गैर कानूनी आप करार दे रहे हैं तो फिर आप क्यों ये कह रहे हैं कि इसका असर जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी तक रहेगा। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर यकीनदानियाँ मांग रहे हैं इमरान खान साहब से। सॉरी राय साहब, मैं एक इसमें एडिशन कर दूं अगर आप इजाज़त दें तो। इसमें ना एक बयान भी राना सनाउल्लाह ने दे दिया है कि हम इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे और लाहौर में जो मुकदमा दर्ज किया गया है सर्वर और थाने के अंदर उसका हवाला भी दिया गया है। जी हाशमी साहब, इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए चीफ जस्टिस ने तो एक जवाब दे दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये जो बात की इमरान खान साहब को कि आप कॉल दें अपने जो एहतजाज करने वालों को है कि वो एहतजाज ना करें। यानी कि ये किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि इमरान खान साहब को मजबूर किया जाए? एक तो इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। पिछले जो हमारा प्रोग्राम था उसके थंबनेल के ऊपर कुछ लोगों ने, नून लीग के जो लोग आते हैं, टारगेटेड उन्होंने कमेंट्स किए। शायद कुछ पीटीआई के लोग भी हों, इनमें कोई ज़्यादा सियासी शऊर नहीं है या ये अखबार या टीवी अखबार पढ़ते नहीं है, टीवी देखते नहीं है। इमरान खान साहब ने नून लीग वाले भी और ये कुछ पीटीआई के लोग भी हैं। अच्छा, चूंकि इमरान खान साहब ने खुद ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे यहाँ पर जहर का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, स्लो पॉइजनिंग जो है वो की जा सकती है, इसलिए मेरा जो मेडिकल बोर्ड है उसमें डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए, डॉक्टर फैसल आकर मेरा मुआयना करें। बिल्कुल कहा। तो जहर के और सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत भी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर फैसल को शामिल करें। ट्रस्ट केस का जो नैब का एक नाम नेहाद फैसला आया है, तहरीरी फैसला जो जारी किया गया इस केस का, उसमें भी कहा गया है कि डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए। तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे जहर देंगे, ये मुझे जहर का इंजेक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे आके पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। और इसी तरह ये नून लीग के लोग, बिल्कुल बात हुई है। और ये भी कहा कि मकसूद चपरासी की तरह एक जहर का टीका लगाते हैं जिससे इंसान की आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाती है, कोट अनकोट ये खान साहब के अल्फाज थे। वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया था, मैंने उन्हें कहा कि अनब्लॉक कर दें। मैंने कहा आप इनको दें, इज़हारे राय की आज़ादी दें, आप अनब्लॉक कर दें। लेकिन वो कहने लगे कि अगर अब से किसी ने इस तरह का कमेंट किया तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैंने कहा यार, मुल्क के अंदर वैसे ही बड़ा सेपरेशन का माहौल है, तो थोड़ा चलें आप हथौला रखें।
अच्छा, बहरहाल अब जो इमरान खान साहब ने, जो आपने मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट इमरान खान साहब का ओवरसी कर दिया, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया कि मुझे डंडे मारे गए हैं, नैब की तहवील में मुझ पर डंडे बरसाए गए हैं, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, मुझसे वकीलों से मुलाकात नहीं करने दी गई। और उसके बाद इमरान खान साहब जब रोस्ट्रम पे आए तो इमरान खान साहब ने उस वक्त ये हकीकत बयान करने की कोशिश की और ये कहा कि मुझे कम से कम हक़ाइक़ बयान करने तो दिए जाएं। लेकिन वहाँ पर इमरान खान साहब से ये अल्फाज जानबूझकर मजबूर किया गया उनको कि आप ये अल्फाज कहें कि वो आपके जो कारकुन हैं वो एहतजाज ख़त्म कर दें। भाई क्यों एहतजाज ख़त्म कर दें? एक गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है ये तो पूरी दुनिया में होता है। अभी फ्रांस में मुजाहरे हुए हैं, फ्रांस के अंदर जो सरकारी तनसीबात हैं उसके ऊपर हमले हुए हैं, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन वहाँ पर किसी ने नहीं ये कहा कि ये हमारे अवाम जो है ये दहशतगर्द हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो अवाम है ये कोई मुल्क के गद्दार हैं। आप अगर मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को एक बोगस तरीन मुकदमे में गिरफ़्तार करेंगे, उसको घसीटेंगे, उसका कॉलर पकड़ के उसको रेंजर्स के डाले में डालेंगे, तो जाहिर है कि उसके ऊपर अवामी रद्देमल तो आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि उसके ऊपर अवामी रद्देमल आए। अब जैसे इमरान खान साहब ने अदालत में कहा कि ये तो अवामी रद्देमल आया था, मैं इसको कैसे रोक सकता हूं, तो जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त देखें उनके रिमार्क्स कि जी आप बड़े एहतियात से बोलें, यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है। यानी मीडिया मौजूद है तो क्या मीडिया के सामने हक़ाइक़ बयान नहीं करने चाहिए? तो ये तो आशमी। लेकिन उन्होंने, राय साहब नहीं, उन्होंने ना वैसे हमें थोड़ा सा, मैं क्योंकि बहुत बड़ा नाकिद हूँ अतर मिनल्ला का लास्ट जो उनको हुआ था, लेकिन उन्होंने दो बातें भी बड़ी ज़बरदस्त कही थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बंदा जो पिटिशनर है जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो अंदर बैठा है उसे क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने खान साहब की सपोर्ट भी जो है वो दिखाई है अपने रिमार्क्स के अंदर, और उन्होंने पूरा सपोर्ट भी किया। कोई सपोर्ट नहीं किया हाशमी साहब। ये जो आप फैसला, तहरीरी फैसला आया है, इसको पढ़ें। ये इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया है, ये इमरान खान साहब को नहीं, वो तो आया है, बिल्कुल साहब के खिलाफ फैसला आया है, वो तो डेफिनेटली आया। यानी ये एक ऐसा फैसला है कि जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब को 16 घंटे के लिए गिरफ्तारी के बजाय नज़रबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को गैर कानूनी मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाज़त दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तकद्दुस पामाल हुआ उसके ऊपर किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया सुप्रीम कोर्ट ने? रिमार्क्स तो ऐसे आ रहे थे कि जैसे कोई आज के दिन में आईजी बरतरफ हो जाएंगे। मेरा तो ख्याल था कि चेयरमैन नैब को और आईजी को तलब करके पूछा जाएगा कि ये कॉल अप नोटिस पे आपको किसने इजाज़त दी कि रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाए। मेरा तो ख्याल था कि शायद कोई अस्करी हुकाम से भी पूछगिछ की जाएगी कि जब पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी तो फिर यहाँ पर रेंजर्स को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। इमरान खान साहब ने कोई खुदा न खास्ता को खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी कि वहाँ पर रेंजर्स को इस्तेमाल करना या फ़ौज को इस्तेमाल करना ज़रूरी था? तो जो बुनियादी सवालात थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस ही नहीं किए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक और ट्रैप है कि इमरान खान साहब के लिए जो एहतजाज हो रहा था उसको एक तरफ ख़त्म कराया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कहाँ सोए हुए? शीरी मज़ारी को आधी रात उनके घर पर छापा मार के गिरफ्तार कर लिया गया। शीरी मज़ारी ने क्या किया था? शाह महमूद कुरैशी को, मलिका बुखारी को, असद उमर को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शीरी मज़ारी ने यह किया था राय साहब कि वो इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर खान साहब का मौक़िफ़ और दुनिया को बता रही थी कि हमारा मुल्क में जो निज़ाम अदल है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। उनका कसूर ये था, वो दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ रही थी, वो पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रही थी और इस पीडीएम के टोले की हकीकत पूरी दुनिया के सामने अया कर रही थी। क्योंकि मैं उनका CNN के ऊपर इंटरव्यू देख रहा था, ये उसके बाद ही ये मामला जो हैं वो शुरू हुए। कोई बयान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शायद उनका ये इंटरव्यू पसंद नहीं आया। उनका ये इंटरव्यू भी पसंद नहीं आया होगा। फिर आप देखें कि अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया असद उमर को, शाह महमूद कुरैशी को, मलिका बुखारी को। यहाँ तक कि रियासत पाकिस्तान के लिए जो सबसे हसास इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, जो अफवाज पाकिस्तान के लिए सबसे हसास इलाका है, उसके CM को गिरफ्तार कर लिया गया। अमली तौर पर उनको नज़रबंद कर दिया गया है GB हाउस में। यानी इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखने के लिए आप ये देखें कि मुल्की मफाद के साथ क्या हो रहा है। अब मुझे बताएं कि CM जो होता है, CM चीफ एग्जीक्यूटिव, ये तो बराह रास्त वोटों से मुंतखब होता है, आवाम के वोटों से। तो GB के जो आवाम है जिन्होंने एक CM को मुंतखब किया है,
अब उनके जो जज्बात हैं वो किस नोयत के होंगे। और हम सबको पता है, हमारी अफवाज को, रियासत पाकिस्तान को और ये जो करप्ट टोला है उनको भी पता है कि GB, गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह आज़ाद कश्मीर भी, ये पाकिस्तान के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए कितने हसास इलाके हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बात का नोटिस लिया कि GB के चीफ मिनिस्टर को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया या उनको नज़रबंद किया गया, या जो बाकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला, हर रोज़ कहते हैं कि हम 14 मई के फैसले पर कायम हैं, 14 मई का फैसला जो है वो अपनी जगह कायम है। 14 मई तो आ गया हाशमी साहब, फ्राइडे आ गया ना, आगे सैटरडे संडे है, आगे 14 मई आ गया। तो कौन सा आपने इलेक्शन करवा लिया, कौन सा आपने अपने फैसले पर अमल दरामद करवा लिया। आप अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके जब आपने देखा कि PDM के आप उम्मीद रखें, अभी जो है वो एक दिन बाकी है, क्या पता कोई मौजज़ा और करिश्मा हो जाए। वो मौजज़ा और करिश्मा जो है ना वो हो चुका है। वो जो चैम्बर में जाकर जो शख्सियात मिली थी चीफ जस्टिस से, वो उस वक्त करिश्मा और मौजज़ा हो चुका है। चीफ जस्टिस की जो जाली ऑडियोज़ वीडियोज़ उनकी सास की लाई गई, वो करिश्मा मौजज़ा हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर समझौता किए हुए नज़र आते हैं। वो अपनी 3-4 माह की नौकरी शायद बचाना चाहते हैं या 3-4 महीने के अंदर अपनी स्किन सेव रखना चाहते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। वरना आज जिस तरह कहा गया कि 1 घंटे के अंदर पेश करें इमरान खान साहब को, गैर कानूनी गिरफ्तारी, गैर आइनी गिरफ्तारी, गैर आइनी कॉल अप नोटिस, उसके बावजूद ये कह दिया गया कि इमरान खान साहब को उसी गेस्ट हाउस में ले जाएं। यानी जहां इमरान खान साहब को हुकूमत खाने में रखा गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इतना तरद्दुद क्यों किया इमरान खान साहब को बुलाने का, अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी के बावजूद। अच्छा, इसमें ना 3, बिल्कुल ठीक है, हाँ, 3 कमरों का जिक्र किया गया कि 10 लोग जाके मिल सकते हैं, फिर लिस्ट दी गई और फिर जाके सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मिले हैं और 2-2.5 घंटे ये मुलाकात राय साहब जारी रही है। ऑब्वियसली हिकमत अमली होगी और हम में और आपको, ये एक आम लेमैन को भी बात समझ में आ रही है कि वो कोई ना कोई एक पैगाम जो है वो ज़रूर लेकर गए हैं पाकिस्तान की खास लोगों का, खास दोस्तों का, और किस तरह सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सके। इंतहाई अहम मुलाकात हुई है राय साहब। और ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर राय साहब दिन भर जो है, कल हमने देखा कि हमले होते रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी हुई। मरियम औरंगज़ेब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब आपके घर को भी आग लगाई जा सकती है अगर आपने ये फैसला। अब ये मुझे समझाएं, पाकिस्तान के अवाम को समझाएं और 2 टोक के लिसनर्स को समझाएं कि ये थ्रेट तो आपने दे दिया, ये कौन सी ऐसी बूटी इन्होंने, सॉरी टू से, अपॉलॉजीज फॉर माय वर्ड्स, कि ऐसी बूटी आप पी लें कि आपको समझ ही ना आए कि तौहीन अदालत कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह भी समझ नहीं आती कि कौन जो है आइन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 साल की इनकी राय साहब स्ट्रगल है लॉ, रूल ऑफ लॉ के लिए। वो शख्स जो है आज जेल के अंदर है, नजरबंद है, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, वो आपके साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ा हुआ। उसने मारे खाई, सब कुछ किया, उसके लोगों ने मारे खाई, लेकिन आप अपने पांव पर क्यों खड़े नहीं हो रहे? ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में तौहीन अदालत, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया गया? मरियम औरंगजेब ने जो बातें कही क्यों नहीं बुलाया जाएगा? फिर ये मरियम नवाज ने जो कह दिया, क्या अल्फाज थे राय साहब, ये सुन लें, जिन्होंने नहीं सुने वो भी सुन लें। वो क्या कहती हैं कि चीफ साहब, कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदाती को मिलकर बहुत खुशी हुई, इससे ज्यादा आपकी खुशी इस मुजरिम को रिहा करने में हुई। मेरा ख्याल है मरियम को शायद ये याद नहीं है कि ये एक मुलजिम तो हो सकता है जिस पे इल्जाम है, साबित नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा जो बाप भागा हुआ है मुल्क से, वो तो एक मुजरिम है, कन्विक्टेड है। कभी आपने उसके बारे में ऐसी जुबान क्यों इस्तेमाल नहीं की? और फिर आपने उन 2 जजेस को हाई कोर्ट के क्यों शर्म नहीं दिलाई कि जनाब आपने किस हैसियत में नवाज शरीफ को जाने दिया? वहां तो राय साहब साम सूंघ जाता है इन लोगों को। और फिर आपने जुबान इस्तेमाल की जो ख्वाजा आसिफ ने। मैं चाहूंगा कि शहर इक़्तिदार में राय साहब क्या खबर है, बताएं हमें कि इमरजेंसी, फौज गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, एक रिट कायम करने के लिए ये पैगाम पाकिस्तान की आवाम को दिया जा रहा है। हमने इससे पहले ये मनाजिर नहीं देखे, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर थे राय साहब। जिस तरह इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, टारगेट किया गया, और एक प्लानिंग के तहत ये इल्ज़ाम लगाकर कि कलदम तंजीम है, इसको रोक दिया जाए, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है।
ये किसी के मुफाद में भी नहीं है। और नुकसान सबसे ज्यादा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। ये होश के नाखून क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सवाल आज हुआ है इमरजेंसी का। मैं चाहूंगा बताएं शहरी इक़्तिदार में क्या कोई ऐसी खबर है? चूंकि इन हालात में इमरजेंसी का रास्ता दिखाना लाना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दो हुकूमतें तो है नहीं। निगरान हुकूमतों में आपने लोगों को ढूंढना है, बिठाना है, और अपनी मर्जी के लोग बिठाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। हाशमी साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एक्टिविटी हुई है इसकी अंदरूनी कहानी भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, लेकिन पहले फौज के कंट्रोल संभालने के मुतालिक बात करते हैं। एक तो फौज इस वक्त अमली तौर पर इस्लामाबाद और पंजाब का कंट्रोल संभाले हुए है, और फौज को कंट्रोल संभालने के लिए जो वफाकी हुकूमत ने, आप ये कह लें कि इससे पहले आर्टिकल 245 के तहत रेड जोन की हिफाजत के लिए फ़ौज को बुलाया जाता रहा है कि रेड जोन की असास इमारतों को महफूज बनाया जाए, लेकिन इस मरतबा ये बात सिर्फ रेड जोन तक महदूद नहीं रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लॉट है। वो प्लॉट ये है कि PTI को फ़ौज से लड़ाया जाए और फ़ौज को PTI से लड़ाया जाए। यानी आपके पास पुलिस की डिप्लॉयमेंट मौजूद है, PTI के एहतजाज को रोकने के लिए फ़ौज को अगर आप इस्तेमाल करेंगे। आप ज़रा एक लम्हे के लिए वो विजुअल्स, वो मनाजिर अपने जहन में लेके आएँ, हमारे व्यूअर्स भी, कि एक तरफ PTI के लोग एहतजाज कर रहे हैं, आगे फ़ौजी जवान खड़े हैं, तो वहाँ पर किसी भी किस्म की ज़रा सी भी वहाँ पर किसी भी तरफ से एग्रेशन होता है या कोई भी एक फरीक ज़रा सा इश्तियाल दिखाता है, तो किसका नुकसान होगा? ये तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान होगा ना। उधर भी पाकिस्तानी है, इधर आपकी पाक फ़ौज है। तो इसलिए ये एक बहुत बारीक वारदात डाल रहे हैं, फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ़ौज को चाहिए ये कि इनको अपने सियासी मकासद के लिए फ़ौज का कंधा इस्तेमाल ना करने दें। यानी चलें, अगर आपने अमन व अमान की सूरत हाल कोई बरकरार रखनी है तो कुछ मकामात पर आप रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट कर दें। अव्वल तो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, पुलिस की बेशुमार नफरी मौजूद है, कुछ 37 के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो आप उनकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सियासी एहतजाज को रोकने के लिए फ़ौज को डिप्लॉय करेंगे तो इससे तो फिर इख्तलाफात के बीज जो हैं वो बोए जाएंगे। और यही इस वक्त शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ जो इस पूरे घिनौने खेल की मास्टरमाइंड हैं, वो यही खेल खेल रही हैं। अभी मरियम नवाज़ को याद आ गया कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर जो है वो एहतजाज हुआ। ये फजलुर रहमान ये जो कह रहे हैं कि देखें जी वो GHQ के ऊपर एहतजाज हो गया, ये फजलुर रहमान बाकायदा धमकियां दे रहे थे। इनकी पार्टी के एक रुकन ने, वो अल्फाज में पूरे नहीं दोहराता, उन्होंने तो ये कहा था कि जर्नैलों की गर्दनें उड़ाएं। आपको याद है ना, टीवी पे जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में कहा था कि इस तरह की बातें की कहा था, बिल्कुल ये कहा था। अब्दुल गफूर हैदरी ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि हमारी जंग GHQ के साथ है। जो लोग GHQ में जाकर वहां पर पत्थर बरसाने की बात कर रहे थे, और अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मैंने आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कहा शट अप जनरल, खबरदार एक लफ्ज़ बोला। तो आप मुझे बताएं कि PTI के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इसके मुकाबले में जो इनका कंपैरिजन है, जो फजलुर रहमान ने जो कुछ किया और मरियम नवाज़ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, और फिर जो हमें फ़ौज ने हमेशा जिन अनासिर के मुतल्लिक बताया कि ये रियासत मुखालिफ अनासिर हैं, मिसाल के तौर पर ये पूरा अचकजई ग्रुप, मैंगल ग्रुप, ये हमने तो कभी नहीं कहा, ये तो फ़ौजी क़यादतें हमें बताती रहीं कि ये रियासत मुखालिफ अनासिर हैं। इन तमाम को मिलाकर फ़ौज पर चढ़ाई की थी। यहाँ तक कह दिया था इस पूरी PDM ने कि हम अफ़गानिस्तान से ये जो बाढ़ है, जो पाक फ़ौज ने बड़ी शहादतों के बाद लगाया है, ये हम उखाड़ फेंकेंगे। पाक ईरान सरहद के ऊपर जो बाढ़ लगाया गया इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। तो हाशमी साहब, अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये आज इनको फ़ौज से बड़ी हमदर्दी हो गई है। लेकिन फ़ौज के अंदर भी हाशमी साहब, जो फ़ौज के जवान हैं, फ़ौज के अफसरान हैं, उनको भी पता है कि ये कभी भी हमारे साथ हमदर्द नहीं हो सकते। उनको ये पता है कि असल में तो PTI ने फ़ौज की जंग लड़ी है। यानी जिस वक्त फ़ौज को 5th जनरेशन वार का सामना था और मियाँ नवाज शरीफ और उनकी ये जो मरियम नवाज़ बेटी और ये पूरा करप्ट टोला फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, तो PTI उस वक्त फ़ौज की ढाल बनी हुई थी। अभी भी फ़ौज की ढाल कौन बन सकता है? अवाम, क्योंकि फ़ौज हमेशा अवाम से ताकत हासिल करती है। और अवाम किसके पीछे खड़े हैं? इमरान खान साहब के पीछे। अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का तासुर इस तरह से बनेगा। राज साहब, इसमें ना एक बात ज़रूर ऐड कर दें। आपको
ये जो जनरल बाजवा का बैगेज है, इससे जान छुड़ानी होगी राय साहब। अगर ये आप जान नहीं छुड़ाएंगे और रेंजर्स को इसमें तैनात किया गया, मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है। अपने आप को इन तमाम सियासी फैसलों से दूर रखना होगा, क्योंकि पीडीएम चाहती है कि इमरान खान गिरफ्तार हो। यहां पर जरूरी था कि फौज, जो आपने कल भी बात की थी कि पुलिस कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर ये काम रेंजर से करवाया गया। तो रेंजर्स को और जो कुछ रिएक्शन आया राय साहब, हमने किसी सियासतदान, अल्लाह ना करे कि कभी ये मुल्क जो है, ये जो कुछ फौज के बिल्डिंग्स पे हुआ है, किसी और के साथ भी हुई, कहीं भी हो सकता है, ये मुल्क का नुकसान है। सियासतदानों के घरों पर भी तो ये कुछ हो सकता था, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो ये रिएक्शन है, किसी तरफ भी आ सकता है। ये बैगेज, इससे जान छुड़ाना होगा। और जो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, राय साहब न्यूट्रल होकर भी आपको दिखाना पड़ेगा। हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़े अहम मामलात हैं और इसके अंदर बहुत बड़ी खबर भी छुपी है। एक तो आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो एक्टिविटी हुई है, फजलुर रहमान के पास कौमी असम्बली की कोई नशिस्त नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो फजलुर रहमान को ये भी तकलीफ हो गई कि ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को, असल में तो इमरान खान साहब गिरफ्तार ही हैं, कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को नज़रबंदी में या सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में क्यों तब्दील किया गया। तो जिनके पास कौमी असम्बली की एक नशिस्त नहीं है, वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज़ तज़दीक आमेज़ जो हैं वो धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अगर किसी का मेरिट के ऊपर एहतजाज बनता था, वो पीटीआई का बनता था कि ये किस किस्म का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट की। आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई थी रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त जो एहतजाज किया वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किया था। इमरान खान साहब ने अदालतों पर हमला नहीं किया था। इमरान खान साहब के पास जितनी बड़ी अवामी ताकत थी और जितनी बड़ी अवामी ताकत है, इतनी अगर अवामी सपोर्ट पीडीएम के पास होती तो हाशमी साहब ये अब तक सुप्रीम कोर्ट को अमलन मिसमार कर देते। ये उसी तरह का अटैक करते, फिजिकल अटैक, जिस तरह का अटैक नवाज शरीफ के दौर में किया गया था, जब चीफ जस्टिस को अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भागना पड़ा था। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल फौज को रहना चाहिए और न्यूट्रल बनकर दिखाना चाहिए, देखिए DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बड़े लोग इम्प्रेस हुए थे और बड़ी खुशगवानी जो है वो लोगों ने कायम की थी और बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त था कि ये फ़ौज जो है ये कौमी फ़ौज है, ये नून लीग की, PTI की, या किसी एक जमात की, या किसी एक सूबे की, किसी एक नस्ल की, किसी एक फ़िरके की फ़ौज नहीं है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो अल्फाज का चुनाव था वो ये था कि अगर किसी एक पार्टी की, किसी एक सूबे की, किसी एक इलाकायत की या किसी एक मसलक की फ़ौज बन जाए तो उस मुल्क में इंतशार पैदा होता है। तो ये जो अल्फाज हैं DGISPR के, जो कि फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त एक सोच की अक्कास हैं। अब इस सोच की अक्कासी जो है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हुई थी, इस पर अमल इसलिए होना चाहिए कि अगर फ़ौज को गैर आइनी अहकामात दिए जा रहे हैं इस हुकूमत की जानिब से, फ़ौज बहरहाल एक हुकूमत का ताबे इदारा है, हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और हुकूमत के अहकामात जो हैं वो फ़ौज को मानने पड़ते हैं। लेकिन ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात हैं, यानी ये तो कभी भी फ़ौज, कोई भी दुनिया की फ़ौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने अवाम के सामने खड़े हो जाए। और इसके बाद इस चीज़ को भी इंटेरोगेट किया जाना चाहिए कि ये मनाजिर अच्छे नहीं थे GHQ के अंदर लोगों का दाखिल होना, कोर कमांडर्स हाउस के अंदर लोगों का दाखिल होना। तो इसको इंटेरोगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और क्या इसके अंदर कुछ और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट थी, कुछ और अनासर की भी इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये भी इंटेरोगेट होना चाहिए। और फिर राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट आया है कि इमरान खान साहब को हम फ़ौरन गिरफ्तार करेंगे किसी और केस में, इससे तो बदनीति जाहिर होगी ना। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को करप्शन के केस में गिरफ्तार नहीं किया गया, अल-कादिर ट्रस्ट केस में। ये मरियम नवाज की ज़ाती ख्वाहिश पर गिरफ्तार किया गया कि अल-कादिर ट्रस्ट में अगर उनको केस में रिलीफ मिल गया, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कुछ जमानत वगैरह दे दी तो हम किसी और केस में पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि मकसद ये है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में उनको गिरफ्तार करना। ठीक है राज साहब, एक वीडियो पैगाम आया है और इंतहाई अफसोसनाक, और सुन के ये दिल जो है ना वो मेरा तो बैठ गया। ये क्या पैगाम था ये भी हम बताते हैं, लेकिन ये जो बिलावल जरदारी साहब की तरफ से जो बातें कही गई, राज साहब मुझे अच्छी तरह याद है जब बीबी की शहादत हुई तो मैं
स्टूडियो में मौजूद था और ख़बर मैंने ये पढ़ी, और जब खबर हमारे पर लैंड की तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग गई थी। जगह जगह लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को रोककर आग लगाई, तोड़ फोड़ की, और फिर बहुत सारे ऐसे तखरीबकारी के अनासिर थे जो एक्टिव हो गए थे। मुझे नहीं समझ में आती कि बिलावल जरदारी उस वक्त क्या कर रहे थे, कहाँ पर मौजूद थे। उन्हें क्यों ये बात याद नहीं आई कि जनाब जब बीबी की शहादत हुई, बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं हमने चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का वो जिक्र भी वो करते हैं। अच्छा, वो उन्होंने और क्या बातें कही? उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत से स्याह रोज़ हैं। पीपल्स पार्टी असूली तौर पर कभी खुशी नहीं मनाती जब कोई सियासतदान गिरफ्तार हो। सियासतदान गिरफ्तार होते हैं तो पूरी सियासत का नुकसान होता है। हालांकि मुझे याद है कि इनके अल्फाज कोट एंड कोट के तुम्हारा बंदोबस्त वो कर लेंगे। अब ये पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो से मुराद कौन है। ये इनकी एक ऑडियो क्लिप जो है वो मैंने मीडिया पर चलते हुए भी देखा। पीपल्स पार्टी शुरू रोज से नैब के खिलाफ है और समझती है कि हमें नैब के इदारे को बंद करना होगा। पीपल्स पार्टी नैब की मुखालफत करती आ रही है और पीटीआई हमायत करती आई है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की नैब तरमीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान उठा रहे हैं। खान साहब ने एक मुहिम शुरू कराई कि नैब को बचाएं। मियाँ साहब हुकूमत में आए तब भी मुतालबा किया कि नैब में तरमीम लेकर आएँ और बंद किया जाए। हमारी बात नहीं मानी गई। हम सब का मुतालबा था कि नैब तरमीम करें। अच्छा, उन्होंने ये बातें भी कही और फिर उन्होंने एक और बात जो कही और जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, वो ये कहते हैं कि पंजाब में एक अल्ताफ़ हुसैन को पाला गया है। राय साहब, कौम को बताएं, रोशनी डालें इसके ऊपर कि ये जो MQM है ये तो हर हुकूमत में बैठ जाती है, आज भी बैठी हुई है। तो ये किस अंदाज में, यानी वोट बैंक जिस पे कब्जा करने की बात की जा रही है, माइनस इमरान पीटीआई को एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है, ये प्लानिंग क्या की जा रही है? देखिए आशफी साहब, चूंकि प्रोग्राम का टाइम भी ज़्यादा हो गया है, बिलावल जरदारी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाहिश तो उनकी बड़ी ये है कि शहबाज शरीफ नायल हो जाएं और बिलावल जरदारी के लिए कोई स्पेस बन जाए। उसके बाद बिलावल जरदारी की ये भी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाब में धांधली नहीं, कोई बहुत बड़ा धांधला करवाए। तो इसलिए इस वक्त ये शहबाज शरीफ को, नून लीग को और इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं। वरना मैं बतौर सहाफ़ी इस बात का नहीं शाहिद हूँ कि जब बीबी की शहादत हुई थी तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी थी। जितनी अमलाक उस वक्त जलाई गई थी, बैंक लूटे गए थे, बैंकों को आग लगा दी गई थी, मल्टी नेशनल जो आपकी कंपनीज थी वो यहाँ से कारोबार छोड़ के जाने पर मजबूर हो गई थी। जितनी तबाही उस वक्त हुई थी उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। लोगों में गमो गुस्सा था, ज़ाहिर है इश्तिहाल था, और उस इश्तिहाल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब लोगों में गमो गुस्सा हो, लोग एहतजाज कर रहे हो, उसके अंदर शरपसंद अनासिर भी जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह पीटीआई का जो एहतजाज था, इसके अंदर हो सकता है कुछ लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो, लेकिन ये पीटीआई की को पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये पीटीआई की पॉलिसी नहीं है और पीटीआई ने ISPR का जो स्टेटमेंट है उसका जवाब भी इसीलिए दिया है और उसके अंदर क्लैरिटी के साथ बताया है कि पीटीआई तो सिर्फ ये चाहती है कि शफाफ इंतखाबात और बरवक्त इंतखाबात जो हैं इसको यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राय साहब। एक मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑब्वियसली ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को ये केस सुनना चाहिए, और फिर ये भी इंतहाई अहम मामला है कि इस मौके पर क्या ये जो कॉल अप नोटिस था इसे चैलेंज किया जाएगा, क्या हिकमत अमली जो है वो खान साहब के वकला की होती है, इसके ऊपर भी जो है भी एक हिकमत अमली बड़ी वाज़े हो जाएगी कि क्या इख्तियार की गई है। लेकिन राय साहब, ये जो वीडियो पैगाम आया है मुराद सईद साहब का, उन्होंने कहा, और ये बहुत ही कम अज़ कम मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि ये हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि उनके पास मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। हम गिरफ्तार करने गए थे, मुज़ाहमत हुई, मारने के बाद कहा जाएगा कि मुज़ाहमत में पता नहीं चला कि गोली कहाँ से चली। राय साहब, क्यों हो रहा है ऐसा पाकिस्तान के अंदर? ये एक बुनियादी सवाल है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानना चाहती है। सियासतदानों के साथ ये सलूक किया जाए, आम आदमी के साथ ये सलूक किया जाए तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो कहाँ पे जाएगी? फिर आपने निकलना है, आपके पास गाड़ी नहीं तो पैदल निकलें, मोटरसाइकिल पर निकलें, आइन और जमहूरियत है। ये उन्होंने अपने पैगाम के अंदर भी राय साहब ये बातें जो हैं कही हैं। लेकिन तमाम नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर देखना ये है कि राना सनाउल्लाह कौन सी हिकमत अमली और कौन सा काम जो है वो करते हैं
इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए और खुश करने के लिए मरीम नवाज को और हाउस ऑफ शरीफ के हर एक फर्द को। हाशमी साहब, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये कानूनी है। आधी रात को उन्होंने ये फैसला सुनाया था। हालांकि इससे पहले तो वो ये तासुर दे रहे थे कि शहबाज शरीफ पर वो तौहीन अदालत लगाने लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर को मैं बुलाऊंगा, वज़ीर दाखिला को बुलाऊंगा। लेकिन बहरहाल चूँकि उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ये फैसला दे दिया कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, इसका मतलब ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब असूलन इमरान खान साहब का केस नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस साहब को रज़ाकाराना तौर पर इमरान खान साहब का केस नहीं सुनना चाहिए। इमरान खान साहब वैसे भी उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अपने वकील के ज़रिए इमरान खान साहब ने कहा था कि अब मुझे कहीं से इंसाफ नहीं भी मिलता तो चीफ जस्टिस के पास मेरा केस ना लगे। लेकिन अब तो चूँकि उनका एक फ़ैसला अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से एक सुपीरियर कोर्ट है, तो अगर ये फ़ैसला यानी ये केस दोबारा जाकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगता है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो उसकी कोई कानूनी और अखलाकी वक़्त नहीं होगी। इसलिए बेहतर यह है कि बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो इस केस को सुने और चीफ जस्टिस साहब इज़्ज़त व एहतराम के साथ अखलाकी तौर पर इस केस से अलग हो जाएँ, क्योंकि अब तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनके फ़ैसले को गैर कानूनी करार दिया है, ये आप ये समझ लें कि ये किसी जज के लिए एक दिन के अंदर किसी फ़ैसले को गैर कानूनी करार देना, तो ये समझा जाए अदालती ज़ुबान में तो ये उनकी काफ़ी तज़हीक भी हुई है। तो इसलिए उनको इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।